ध्यान दो, विविध प्रश्नावली 4। क्वेश्चन कहां तक हो गया था? 15 तक। 16 तो मैं बताने से रहा, क्योंकि अब ध्यान से देखो इसमें करना क्या है। हिंट दे देते हैं, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z बराबर 1। 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z बराबर कितना? 2। जो भी है, क्लास 10th में एक एक्सरसाइज आप लोग पढ़े होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 3.6। वहां पर लिखा होगा कि रैखिक समीकरणों के निकाय को बदल कर बनाएं। क्या करके? यानी किसी नए चर में उसको चेंज करके बनाएं। याद है? तो यहां पर अगर देखो, कुछ नहीं तो एक तो ले सकते हैं, तो हर जगह एक ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं ना। तो अब मान लेंगे, क्या कर लेंगे? माना कि 1/x बराबर 1/y बराबर और 1/z बराबर कुछ नया मान लो w। समझ में आया? ऐसा क्यों किए कि बटा में x है मेरा, यानी चर जो है वो किस में है? नीचे के रूप में, हर में है। अगर अंश में होते तो हम ऐसा नहीं करते। बात समझे ना? हर में होने के कारण ऐसा करना पड़ता है कि नए चर के रूप में उसको मानना पड़ता है। तो अब देखो, जब ये नया तुम चर मान लिए, इसको मान लिए u, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 2u, इसका 3v और इसका 10w बराबर कितना? इसको बनाओ समीकरण 4u 6v प्लस 5w बराबर 1। इसको बनाओ समीकरण 6u प्लस 9v माइनस 20w बराबर 2। अब अगर तुम ये बना लिए, तब इसको तुम आव्यूह रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हो। कैसे करोगे बोलो? कहोगे सर a बराबर होगा 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 और माइनस 20 करोगे ना। और x को इस बार क्या मानोगे? कहोगे सर u v w, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन है? u v w है। और b क्या होगा बेटा? 4 1 2, ये नहीं करोगे। अब तुमको चाहिए इनवर्स, मतलब x का मान, x मतलब u v w का मान। तो कैसे निकालते हो? x बराबर a इनवर्स इंटू b। तो ये इससे क्या निकलेगा? किसका मान निकलेगा? u का, v का और, लेकिन हमको चाहिए किसका? सवाल हमारा क्या है? xy में है, हमको xy का मान चाहिए। तो क्या करेंगे? जब u v w का मान निकल जाएगा, इस पर रख देंगे, कहानी खत्म। जैसे मान लो u का मान आने वाले भविष्य में मान लो 1/5 निकला, मान लो, तो आखिरकार u किसके बराबर है? बराबर रख दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर क्या हो जाएगा? 5। इसी तरह सबका निकाल देना है, क्योंकि ये सब चीज हम लोग छोटे क्लास में अच्छे से पढ़े हुए हैं। छोड़ना ही तो बताएंगे, थोड़ी पगला है क्या? कुछ नहीं लिखना है, ये भी क्या लिखना है, नहीं जानते हो? तब दो। अब आगे का हिंट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 का। 17 भी हिंट ही देंगे, क्योंकि इस तरह का सवाल एग्जाम्पल नंबर 30 या 31 में हम बनाए। देख लो, जल्दी से देखो पहले एग्जाम्पल नंबर 30 या 31 कुछ जरूर है। इसमें कह रहा था ABC 3 संख्याएं AP में है। क्या है? AP में है, दो है ना। 17 भी सेम है एकदम। 17 नंबर सवाल भी वही कहता है कि ABC AP में है। जब ABC यानी 3 संख्या, लड़कियां देख, जब 3 संख्याएं AP में होगा तो क्या होगा? इनके सर्वांतर। सर्वांतर निकाले का क्या तरीका है कि दूसरे पद से पहले में, तीसरे पद से दूसरे में, दोनों का सर्वांतर क्या होगा? तो ये क्या हो गया? B प्लस B और A प्लस, तो B प्लस B 2B बराबर A प्लस, कुछ कंडीशन आया ना भाई, हो सकता है सवाल में अप्लाई हो, ये तभी तो दिया है। x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 2b x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c डिटर्मिनेंट है ना।
ठीक ठाक वाली बात। अब इसमें सोचो क्या ऑपरेशन लगाएं जो कि इसका मान निकल सके। तुम कहोगे सर इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसको दुगना करके घटा दीजिए, दुगना करके यहां पर ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। कहोगे सर कैसे? देखो x x 4 2 और इसको दुगना करना है ना, दुगना करके घटाओ तो क्या होगा 2x - 6 कट गया, क्या बचा? यहां भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा। तो किसी सारणी या किसी सारणी के कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के सभी अवयव 0 होने के बाद सारणी का मान क्या होता है? बनेगा सवाल। ये भी बताए थे ना इस तरह का सेम सवाल। तब चलो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया खत्म। 2 मिटाने वाला 2 ऊपर में ये बेटा सवाल कर रहा था कि ए बी सी 3 संख्याएं हैं, तीनों एपी में है। जब 3 संख्याएं एपी में होंगे तो तीनों का ये तीनों पद जो है, तीनों पदों के बीच का सर्वांतर क्या होगा? तो सर्वांतर निकालने का तरीका क्लास 10 में क्या सीखे थे कि दूसरे पद से पहले में घटाते हो, फिर इसके अगले पद से उसके पिछला पद घटाते हो, तब ना सर्वांतर निकलता है। और किसी भी एपी का सर्वांतर समान होता है तभी वो क्या कहलाता है? वह श्रेणी एपी में होता है। तो इस दोनों को क्या ले लिए? b - a बराबर c - b। यहां से कुछ कंडीशन निकल गया क्योंकि इसको 0 पुराना है, ये पुर जाएगा यहां कहीं ना कहीं। छोटा छोटा चीज है बच्चे, पढ़ना पड़ेगा ही, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब छोटे क्लास का कर्मकांड है। मेहनत आप लोग बहुत ज्यादा कर लिए थे इसलिए इधर समझ नहीं आता है। मेहनत थोड़ा कम करते तो समझ में आपको ज्यादा आता। 10वां सब में बच्चा पढ़ लेता है बहुत ज्यादा। हम अक्सर देखे हैं 10वां क्लास में बच्चा 12-12 घंटा पढ़ लेता है, 14-14 घंटा पढ़ लेता है। उतना पढ़ने का है, बर्मा में फिर क्या बचेगा पढ़ने के लिए? जब उतना पढ़ लेगा तो उसमें कम पढ़ना चाहिए, तब अभी पढ़े मजा आता है पढ़ने में। पढ़ लेता है छोटा क्लास में, ढेरी पढ़ लेता है, पगला आने तक। उसमें खेलने का उम्र है। लड़की लोग अथी ले लो और कित वाला नहीं बनता है गिट्टी खेलो, और लड़का तो फ्री फायर खेलो, कुचू खेलो, गुल्ली खेलो। हाँ देखो ये सब खेलो। 10 में पढ़ने का चीज नहीं बेटा, 10 क्लास पढ़ने का चीज ही नहीं है। बस समझे ना? अब बस हम लोग क्या कभी पढ़वे नहीं किए, बस मास्टर बन गए हैं। आप लोग भी नहीं पढ़िएगा, मास्टर से ज्यादा ऊपर चले जाइएगा। नहीं देखते थे कोई विद्यार्थी आता था क्लास में डीएम वही बन जाइएगा। उसके बाद 4 लाख उधर से देगा, 4 लाख उधर से देगा, 4 लाख उधर से देगा, मियाँ धरी आ जाएगा। क्या करोगे? अभी तो वो चैप्टर बाकी है जिसमें आपको मैं तिल तिल कपदाऊंगा, तिल तिल एकदम ऐसा सब जहर बात बोलूंगा, मना आपका चमड़ी पर सड़ने लगेगा। ऐसा सब बात बोलूंगा। काहे? बस यही कारण है, पढ़े ज्यादा है 10वां में। 10वां जो पढ़े 11वां तो इतने पढ़ लिए आप लोग, तरीका भर गए 24 24 घंटा पढ़ लिए, साला सिलेबस खत्म नहीं होगा। अभी किसी से पूछेगा हमको ही मार बैठता है। पूछेगा तुम हमसे, घोर के पिया हुआ है। चलो आगे जो दिया है थोड़ा इसको पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर ध्यान से देखोगे इसमें क्या लिखा है देखो। कहता है XYZ, अब पढ़ रहे हैं बात कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता है? यहाँ सुनोगे तो ध्यान से कम। कहता है XYZ शून्यतर वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, पकड़ो बुक। तो सवाल ने कहा, अब छोड़ दो ना बुक, अब हमको देखो। अब हमको नहीं देखना, जब कहेंगे किताब देखो तब किताब नहीं देखना, जब कहेंगे हमको देखो तो हमको नहीं देखना, सब उल्टा। तब तुम लोग को कहना पड़ेगा तुम लोग पढ़ो मत, तब तुम लोग पढ़ेगा ना रे। चल कोई बात नहीं, पढ़ना ही नहीं, जाओ बिना पढ़े पास। बिहार बोर्ड आप लोग का ससुर न लगता है कि भाई मेरा दामाद जी आ रहा है, ये पास कर देते हैं। लड़की लोग का वो कौन लगेगा? मेरे पुतहू आ रही, रुको भाई रुको। नंबर 99.9% नहीं देगा।
केस हो जाएगा उस पर भी ना। चलो ध्यान दो, सवाल ने कहा कि एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड जो संख्याएं हैं वो संख्या है पर वो शून्यतर संख्या है। तो शून्यतर का मतलब नन जीरो, नन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, जीरो को छोड़कर वास्तविक संख्याओं में जो संख्याएं आ सकती हैं वो सब है, खाली जीरो शून्यतर है ना। जब ये शून्यतर शून्यतर सुन रहे हो ना, इसका ज्यादा प्रयोग करोगे तुम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में इस शब्द का, इसीलिए आप लोग अभी से क्लियर रखो शून्यतर मतलब क्या होता है। शून्य को छोड़कर सारी, समझा अंकित क्या बोले, सारी संख्या, जो भी संख्या सोच सकते हो एक्स वाई जेड के लिए वो सब, लेकिन जीरो होना पक्की बात। अब सवाल ने कहा कि ए आपको एक आव्यूह दे दिए, एक, नीतीश उधर क्या देख रहा है, उधर हम पढ़ा रहे हैं इधर, तुम देख रहा, लड़की की तरफ देख रहा है, तब गुलाब फूल देख रहा था। 14 फरवरी दूर है बेटा। ठीक है। अब देखो, तो अब कहा कि एक आव्यूह मैंने आपको दिया है, उस आव्यूह का हमें चाहिए व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब इनवर्स। तो किसी भी आव्यूह का इनवर्स फाइंड करने के लिए मेरे लाल क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, पक्की बात है ना। तो मैंने जो आव्यूह आपको दिया है, पहले आप डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करो, फिर जब डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तब आगे का प्रोसेस करो। आगे का प्रोसेस में क्या है, एडजॉइंट ऑफ, और एडजॉइंट ऑफ एक कैसे फाइंड होता है, पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाता है। पक्की बात, सारा दिमाग में घूमता है नहीं, सब बात घूमता है ना। 4.1 ये क्या कहता है, 4.2 क्या कहता है, 4.3 क्या कहा, 4.4 क्या कहा, सब घूमता रहता है ना। चलो, तो जो ए दिया है हम लिखते हैं, बोलो भाई ए क्या दिया है, हम जानते हैं क्या दिया, तुम लोग मत बोलो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, रहने दो, है ना। अब कहता है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू, एक्सपेंड कर दो, किसी के अलाउ कोई फर्क पड़ता नहीं, आप लोग खुद लिख लेना जिसके अलाउ करोगे। हम तो R1 के अलाउ कर देते हैं, हम यहाँ एरो लगा देते हैं, R1 कहते हैं R1। तो ये हो गया, देखो x इंटू रो और कॉलम खत्म, बचा क्या y गुना z और 0 गुना 0, तो सीधा बचा एक्स वाई जो कि 0 के बराबर, एक्स वाई जेड आ गया, तो 0 के बराबर है, क्योंकि 0 लेना ही नहीं है। एक्स वाई जेड कभी जीवन में 0 आ ही, तो भैया 0 के बराबर कभी होगा नहीं, तो लिख देंगे कि इसलिए ए इनवर्स का क्या है बेटा, अस्तित्व है। क्या है, अस्तित्व है। कोई तकलीफ। अब उसके बाद तब क्या करते हैं बच्चे, कोफैक्टर प्रत्येक एलिमेंट का, किसका, प्रत्येक 9 का 9 एलिमेंट का ना जी। चलिए, तो क्या लिखोगे, A11 रो और कॉलम क्या तिल लेने, वाई जेड, 0 लिखना कोई जरूरी। अब A12 साइन इसका क्या माइनस में, अब इसका 0, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो 0 गुना समथिंग 0, 0 गुना समथिंग 0, 0 माइनस 0 0, तो आगे 0 के सामने माइनस लिखो प्लस लिखो, कोई फर्क पड़ता, कोई दिक्कत। अब ए क्या 1 3 सम संख्या, प्लस लिखते हैं, रो और कॉलम खत्म, 0 गुना 0 y गुना 0 0, कोई तकलीफ ही नहीं बचा। A21 विषम संख्या, माइनस लगाओगे ना, तो भैया ये एलिमेंट, तो रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम इन बोल रहे हैं, रो और कॉलम खत्म, तो 0 गुना समथिंग 0 गुना 0 0, माइनस लिखो चाहे ना लिखो। अब A22 ये एलिमेंट, रो और कॉलम खत्म, x गुना जेड, एक्स जेड, भैया रो और कॉलम खत्म, x गुना जेड, 0 गुना 0 लिखना कोई जरूरी, समझे, माइनस में उधर से होता है बेटा। A23 तो माइनस आगे लगाओगे, तो ये एलिमेंट रो और कॉलम खत्म, 0 गुना समथिंग 0 गुना समथिंग। अब क्या A31 यही ना, सम संख्या का प्लस लिखते नहीं है, रो और कॉलम खत्म, 0 गुना समथिंग 0 गुना समथिंग। अब A32 विषम संख्या के सामने माइनस, अब ये एलिमेंट रो और कॉलम खत्म, 0 गुना समथिंग 0 गुना समथिंग, 0 के सामने माइनस लिखते ही नहीं है। A कितना 3 3, रो और कॉलम खत्म, x गुना y,
एक्स वाई, 0 गुना 0 लिखते ही नहीं है, निकाल दिए। अब हमको चाहिए क्या मेरे लाल, एडज्वाइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें चाहना होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, सब पढ़ा हुआ है इसलिए स्पीड में बोल रहा हूं। हाँ, बुतरू बानर मत बनो। इसका किस क्या ट्रांसपोज, भैया रो को लिख लो सीधे कॉलम में। तो ये कॉलम में क्या हो गया, YZ 0 0, फिर 0 XZ 0 0 0 XY। पक्की बात, आपने दोनों चीज निकाल ली। अब आपको क्या चाहिए, इनवर्स। क्या चाहिए, इसीलिए लिखोगे A का इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, और एडज्वाइंट ऑफ A सीधा लिख दें, यही छाप देते हैं इसमें। कितना बार बार सूत्र लिखेंगे, लो नहीं लिखते हैं, जाओ। इसीलिए A इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी XY, और एडज्वाइंट ऑफ A क्या, YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY। पक्की बात। भैया XYZ क्या है, XYZ क्या है, वेरिएबल की कांस्टेंट। गुनगुन मारी बैठो, पड़ाक था, जल्दी बोल। वेरिएबल है, मुंह चूर देंगे। सवाल ने क्या लिखा है कि XYZ शून्यतर संख्या है। क्या है, तो XYZ का जब गुना होगा तो ये भी तो पूरा टोटल वैल्यू कांस्टेंट ही आएगा। सारणिक का मान हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू ना, वो एक मान होता है। क्या होता है, वर्ग आव्यूह का संबंधित एक संख्या होता है। सारणिक का डिफिनेशन लिखाया था ना मैंने, दीदी भूल जाते हो। XYZ दे दिया मतलब क्या हो गया, वो वेरिएबल हो गया, उसमें नहीं, वो कांस्टेंट है। सवाल भी तो स्पष्ट शुरू में कह दिया कि XYZ क्या है, शून्यतर संख्या है, यानी शून्य को छोड़कर रियल नंबर में जो हो सकते हैं वो सारी संख्याएं हैं। वह पूछते कहते हैं वेरिएबल है। वेरिएबल में मीन्स क्या, जिसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं उसको कहते हैं वेरिएबल, वही ना। माइक मौसी कुछ भी ये सब दो वर्ग सब कुछ भी ये सब करता रहे। अब आपको अच्छे से पता है, अगर ये आव्यूह है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू अगर कोई रहता है, अचर राशि होता है, कोई अदिश राशि होता है, तो आव्यूह के सभी एलिमेंट में क्या होता है बेटा, गुना होता है। बोलो ना, तो गुना करो। तो जब इसको इससे करोगे तो YZ कटेगा, क्या बचेगा, 1 बाय X। 0 को करो 0 से फर्क पड़ने वाला। अब यहां क्या होगा, आगे बोलो, यहां 0, यहां हाँ 1 बाय Y, यहां क्या 1 बाय X। देखो माय मिस फील्डिंग, ठीक है, आपका आंसर आ चुका। परंतु मेरे बच्चे, आपका ऑप्शन में ना थोड़ा सा इंप्रूव किया, इसको थोड़ा सा क्या किया है, इंप्रूव किया है। देखो क्या किया है, इसको लिखा है x पर पावर -1 0 0 0, y पर पावर -1 0 0 0 और z पर पावर -1। क्या ऐसा हम लिख सकते नहीं हैं? याद आया 7 क्लास का घात घातांक का सूत्र, जब वैल्यू a पर a टू द पावर -1 हो, सॉरी a टू द पावर -n हो, तो 1 बाय a टू द पावर क्या होता है, n होता है। मतलब अगर कोई ऋणात्मक पावर है उसको धनात्मक बनाना होता है तो 1 लिख देते हैं, बाकी सेम वही। अगर इसी चीज को ऋणात्मक बनाना होता है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। जैसे यहाँ x पर कुछ भी पावर नहीं था तो क्या था, y पर z पर, इसको ऊपर लेके चले गए तो वही पावर क्या हो गया, माइनस में। तो यही आपका आंसर बेटा दिया है, देख लो आप, है ना, नहीं है? कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, चलिए छापिए। क्वेश्चन नंबर 19 आज का अंतिम प्रश्न, यानी सारणिक का अंतिम प्रश्न, आज का नहीं है, सारणिक का ही अंतिम प्रश्न। और ये अंतिम प्रश्न के बाद हो सकता है जिस दिन क्लास खुलेगा, हो सकता है उसके 1-2 दिन के बाद आपका टेस्ट हो जाए प्यारा सा, ठीक है। और टेस्ट में, और आपको समय भी मिल गया है 3 दिन का छुट्टी, 4 दिन का, आप आराम से जो चीज़ छूटा होगा वीडियो को देख देख करके, ठीक है। अगर मेरे वीडियो से नहीं समझ पाइएगा तो और भी वीडियो देख देख कर, कहीं से यूट्यूब में ढेरी सारा वीडियो है, हम पूरा बोलने दीजिए सरकार, ठीक है। आराम से आप लोग देख कर उसको रिवीजन टोटल कर लीजिएगा।
और इससे बोलबे किए थे एक लॉन्ग क्वेश्चन तो एग्जाम में रहता ही रहता है, और प्लस में आपका ऑब्जेक्टिव 4-5 गो इससे रहेगा, यानी मोटा मोटी समझ लीजिए इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। तो ढंग से बना लीजिएगा, टेस्ट भी ले लेंगे, पता भी चल जाएगा। और आज के बाद फिर सारणिक पर कोई चर्चा भी कभी नहीं होगा। अब जब भी चर्चा होगा कब होगा? क्रेश कोर्स में। कब होगा? क्रेश कोर्स जब करवाएंगे तब होगा। हाँ, एगो इनवर्स वाला फिक्स रहेगा जो उसके सहायता से बोले थे सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना, वो फिक्स है, वो आना है ही आना है, ठीक है। एगो समीकरण वाला क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि उसकी समीकरण की सहायता से क्या बताना है, उसका हल ज्ञात करना है, यानी वो क्या कहते हैं, प्रतिलोम की सहायता से, आव्यूह के प्रतिलोम की सहायता से ये क्वेश्चन रहेगा। 2-3 गो प्रूव करने वाला रहेगा 4.2 से, 4.2 से। एक क्वेश्चन रहेगा 4.3 से, 4.3 से 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन वहां से रहेगा। और 4.4 से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सखंड वाला, उपसारणिक वाला। 4.5 में तो बतेबे कि क्या पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए थे उसमें, सखंड पढ़ाए थे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव में वो भी रहेगा, लॉन्गे क्वेश्चन रहेगा, प्रूव करने वाला दे देंगे इतना बराबर इतना, उससे एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ऐसा इतना क्वेश्चन यहाँ से बन गया विविधे का सब आ गया, उसमें विविध से ही रहेगा, उदाहरण से ही रहेगा। और उसके बाद आव्यूह का 30% बोलबे किए थे, तो आव्यूह का समझ लीजिए एक क्वेश्चन लॉन्ग में रहेगा आपका उससे, और 5-7 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, बस हो गया कंप्लीट, ठीक है। कोई दिक्कत? यही रहेगा, समझ आ गया सारा बात। चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन देखना कितना छोटा है लेकिन लॉजिक बड़ी खतरनाक है, क्लास 11 आपको याद करवाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है सवाल, बोलो सवाल क्या है। ए बराबर ए इक्वल टू 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1, ये ना है। कहता है एक आव्यूह दिया है, इसका सारणिक मान बताइए। आपको सर ई कैसे पता आपको चला? इसके जितने भी ऑप्शन है ना, ऑप्शन में लिखा हुआ ही है कि डिटर्मिनांट DET निकालें, DET निकालें, यानी डिटर्मिनांट वैल्यू निकालें, तो पता चल ही गया कि इसका क्या निकालना है, सारणिक। लेकिन इसके साथ जानते हो कि क्या पंगा है? एक पंगा है इसके साथ, इसने कहा है कि इसका सारणिक मान तो तुम निकालोगे, पक्की वाली बात है, लेकिन सारणिक मान के साथ साथ एक छोटा सा कंक्लूजन है कि थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा और उसके बराबर है, 2 पाई से छोटा और उसके बराबर है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको निकालना है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। क्लास 11th ये चीजें जब लग जाती है सिंबल ना, क्लास 11th यानी अंतराल रूप। कौन सा रूप? अंतराल रूप। याद है पढ़ाए थे वहां आप लोगों को, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल पढ़ाए थे ना। चलो पहले इसका सारणिक मान निकालते हैं। तो सारणिक मान तो सिंपल सी बात है ना, कि 2 को 0 पुराने का प्रयास करो, तो सर आराम से R1 में R3 को जोड़ दीजिए, तो 1 में 1 गया, साइन में साइन गया, और 1 1 2 हो गया, 2 को 0 हो गया ना। तो आप ऑपरेशन क्या सोचे? तो सर R1 बदल रहा है R1 प्लस R3 करके, तो 1 में 1 गया, 0, साइन में साइन, 1 1, बाकी सारा का सारा एज इट इज। बोलना भाई, बोलने में भी दिक्कत है, ठीक। सारणी का चिन्ह लगा दो, इसमें शोभा नहीं देता है। क्लियर हो गया? अब एक्सपेंड कर दो, किसके अलाउंग? एक्सपेंडिंग अलोंग क्या? R1। तो भाई देखो क्या हो जाएगा, 0 0 2, इसका एड्रेस क्या? प्लस में, रो और कॉलम खत्म, माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। पक्की बात। अब कहोगे सर यही आंसर होना चाहिए, नहीं होगा। देखो आंसर नहीं होगा, है वो वैल्यू के रूप में है। किस रूप में है? वैल्यू के रूप में है। यानी
अचर संख्याओं के रूप में है, और ये तो एक फंक्शन का रूप है। क्या है? फंक्शन का रूप है, नहीं है? अब क्या? अब सर नहीं जानते हैं, बोलिए ना, नहीं जानते हैं। अब यहां कहता है कि थीटा का मान आपको 0 से लेकर 360 के बीच में रखना है और उसके बराबर भी रखना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या होगा। चलो कंडीशन समझते हैं। चूंकि एक बात आपको पता होगा, क्लास 11 में अगर मैंने क्या, आप लोग पढ़ भी नहीं किए हैं तो साइन थीटा का जो मान होता है, साइन थीटा का जो मान होता है ना, वो कम से कम -1 होता है और ज्यादा से ज्यादा 1 होता है या उसके बराबर होता है, यही ना? ये होता है साइन का वैल्यू। आप साइन का कोई सा भी मान निकाल लो, कोई सा भी, जितना बड़ा मान जितना छोटा मान, वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और जितना छोटा तो -1 से छोटा नहीं हो सकता। ये साइन का कंडीशन है, और इस कंडीशन को जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे ना, वहां भी मैं आपको सिखाऊंगा। क्लास 11 को कनेक्ट करूंगा, समझ जाओगे। नहीं पढ़े हो तो कहां से कनेक्ट करोगे? अब बोलबे कि वो डीप पढ़ेंगे तो और डीप में ले जाऊंगा मैं आपको, डुबा मार दूंगा उसमें। तो आप कहोगे सर ये ठीक ठाक बात समझ में आ गया, लेकिन हमको सवाल में चाहिए साइन का क्या? स्क्वायर। तो वहां भी स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो यहां स्क्वायर लाओगे तो ये कितने पक्ष है? 1 2 तीनों पक्ष में। तो आपको एक ये जो सिंबल देखते हैं ना बड़का छोटका का, वो एक पक्ष का ही कार्य करता है। किसका? एक पक्ष का ही काम करता है। तो जब आप साइन को स्क्वायर बनाओगे तो इसको भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तब ना बैलेंस रहेगा। तो जैसे ही बनाओगे साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू इसका स्क्वायर 1। पक्की बात? धस रहा है दिमाग में बात? लेकिन यहां 1 नहीं होगा, 0 होगा। पापी हो तुम लोग। कहोगे सर पहले तो आप ही हैं, आप ही को लूर नहीं है कि -1 का स्क्वायर 0 कैसे ले दिए आप। तो सबसे बड़ा तो आप ही पापी हैं, हम लोग को कह रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूं, समझो, आप समझने का प्रयास करो। ठीक है, आप 1 ही सोचो। यहां क्या सोचो? 1। ठीक है, अब आते हैं किसी कंक्लूजन पर। हम आते हैं, तब तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि मैं बता सही रहा हूं या गलत बता रहा हूं। संतुष्ट होगे पूर्णतः, तब ना मेरा पढ़ाई का कोई वैल्यू हुआ। ऐसे तो फॉर्मूला बता देते, लिख देते, हो गया, ठीक है, वैसे मजा नहीं आता मेरे जीवन में। अब ध्यान दो, अगर मैं साइन 0 डिग्री का मान बोलूं निकालने, क्या निकालोगे? कह दूं साइन स्क्वायर 0 डिग्री का वैल्यू आए, तब तो ये बात संतुष्ट नहीं हुआ कि सर ठीक है, आप साइन का मान निकाले तो आप बोले सर कम से कम वो -1 होगा और ज्यादा से ज्यादा, तो इसके बीच में 0 भी शामिल है। अगर आप -1 लेते हो और कहीं 1 लेते हो, उसमें 0 शामिल बीच में नहीं होगा क्या? ये तो संतुष्ट हो गया, पक्की वाली बात। लेकिन अगर एक हम आपको मान दे दिए, क्या दे दिए? मान। चलिए 0 का, तो साइन 0 का मान 0, तो ये तो लाई कर गया, पक्की बात, इसमें आ गया। लेकिन साइन स्क्वायर 0 का कहां लाई किया? ये तो आपका आ गया 1, ये भी आ गया 1 के, हमको 0 चाहिए। तो 0 कहां है? 1 और 1 के बीच में कभी 0 आएगा? बोलो बोलो, 1 और 1 के बीच में कभी 0 आएगा? कुछ अइबे नहीं करेगा, है? आएगा। लेकिन साइन का मान खाली 1 ही होता है क्या? नहीं, साइन का मान कहां शुरू होता है? 0 से। कहां अधिकतम जाता है? 1 तक। न्यूनतम कहां आता है? -1 तक। पकड़ में बात आया? इसीलिए यहां पर ये 1 ना होकर के क्या हो जाएगा बेटा? क्योंकि हम वैल्यू बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वैल्यू बता रहे हैं कि भैया साइन का जो स्क्वायर किए, किसी भी रेशियो को रखे, किसी अनुपात को रखे, समझे? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 260 डिग्री, 270 डिग्री, कुछ भी रखे, तो उसमें हमने देखा कि साइन का जो मान आएगा क्या करने पर? स्क्वायर करने पर, वो हमेशा 0 और 1 के बीच आएगा, या 0 और 1 के बराबर आएगा। वो कभी भी -1 नहीं हो सकता। कब? स्क्वायर जब करेंगे तब। जब सिर्फ ये करेंगे तब तो माइनस आएगा, तब तो -1 भी आएगा। लेकिन जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? तब 0 हो जाएगा। कम से कम कितना?
अधिक से अधिक कितना, पकड़ में बात आया। ये सब खेला 11 का, नहीं खेलो अच्छी बात है। इतना समझे कि नहीं जो हम बताया आपको। चलिए नहीं खेले 11 में कोई बात नहीं, ये तो इतना जो भी समझाए, इतना ज्ञान जो दिए तो समझे कि नहीं, कि अगर मान लीजिए कोई वैल्यू आप लिए, कोई वैल्यू लिए, ठीक है, अगर उसका स्क्वायर कर दिए तो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव भी तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो अब इधर वाला न्यूनतम होता है और इधर वाला क्या होता है बेटा, अधिकतम। तो साइन का स्क्वायर करने पर न्यूनतम वैल्यू क्या होगा और अधिकतम वैल्यू क्या होगा, यही तो समझना है इसमें, बस क्लियर है। अब हमको बनाना है ये फंक्शन, क्या बनाना है, ये फंक्शन, इसको बताना है अधिकतम और न्यूनतम मान। तो इसमें क्या है प्लस में, तो +1 लाना पड़ेगा यहां पर। तो साइन स्क्वायर थीटा +1, तो भैया यहां जब एक जोड़े तो सभी पक्षों में एक जोड़ना पड़ेगा। तो 0 + 1 क्या, और 1 + 1 क्या, 2। फिर भी अभी नहीं बना, आपको किससे गुना क्या में चाहिए, 2 में। जब तुम इसमें किससे गुना करोगे, 2 से मजबूरन आपको सभी पक्षों में किससे गुना करना पड़ेगा, तो 2 एकम और 2 दूनी। अब देखो इस फंक्शन का जो डिटर्मिनेंट आया था dt ऑफ ए, इसका न्यूनतम मान क्या आया और अधिकतम मान क्या आया। इसी को सवाल ने दूसरे तरीके से लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2 और 4 क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि 2 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। ये क्लास 11th में आप पढ़े ही होंगे। बात समझ में आया, क्या खेल था सवाल में। इस तरह का सवाल हम लोग बहुत सारा पढ़ेंगे, कब जानते हो, जब हम डेरिवेशन पढ़ेंगे, यानी डेरिवेटिव पढ़ेंगे जब वहां, और उसके एप्लीकेशन को जब पढ़ेंगे, सामतत्व और अवकलनीयता जब पढ़ेंगे ना, तो वहां इस तरह का कंडीशन हम लोग ढेर सारा पढ़ेंगे। इसीलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बेटा नहीं पढ़े कोई बात नहीं, 11 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो क्लास एक दिन भी स्किप मत करना, बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो पंगा एकदम बड़ा भयंकर हो जाएगा। और उस वक्त मैं आपको बिखाठो सब आशीर्वाद दूंगा, जिससे आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है ना। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए।